Good afternoon, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's continue our next topic, excess demand and deficient demand. Okay. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोग इससे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट ऑन एंड इन वॉल्यूंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिकों को डिस्कस कर चुके थे। ओके, जब हम लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में यानी जब एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को डिस्कस करेंगे उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को स्टडी करने के लिए, लर्न करने के लिए हमें दो टॉपिक को मेन फोकस करना पड़ता है। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बता दिया फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड सेकेंड टॉपिक इसमें रहता है एग्रीगेट डिमांड का। ओके, अगर आपने इन दोनों टॉपिकों को सही से कवरअप कर लिया तो आपको इन एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका था, एक बार भी यहाँ फिर से शॉर्ट रिव्यू कर देता हूँ। आपको बताया था कि दैट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर ऑल पीपल हु आर एबल टू वर्क and willing to work at existing wage rate and get job without any difficulty is known as full employment। Means एक ऐसा लेवल जब हमारे कंट्री के, हमारे इकोनॉमी के सभी लोग जो काम करने के योग्य हैं, एबल टू वर्क हैं एंड विलिंग टू वर्क यानी काम करने को इच्छुक भी हैं, ठीक है, और वो बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, यानी हमारे पास अब और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते। क्लियर है? और ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बचे होते हैं तो क्या इस सिचुएशन में प्रोडक्शन को बढ़ाना पॉसिबल होगा स्टूडेंट? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 लेबर है, ठीक है, और ये 100 लेबर को आप जब एम्प्लॉयमेंट करते हैं, इनको काम में लगाते हैं, तो ये 100 लेबर मिलके 200 यूनिट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब मान लीजिए किसी टाइम में आपने सभी 100 लेबर को प्रोडक्शन में लगा दिया और ये सभी लेबर मिलके 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। किसी रीज़न से किसी टाइम पीरियड में आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड हो जाती है वो 300 यूनिट की हो जाती है, तो क्या अब इस 300 यूनिट की जो डिमांड हो रही है इसको सप्लाई किया जाना पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब और रिसोर्सेस नहीं हैं, हमारे पास अब और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बचे हैं, क्योंकि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे हम सबको प्रोडक्शन में इंगेज करके प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसका मतलब अब हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो सकता है? 200 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है और आपके पास अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं हैं। तो कहने का सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट यहाँ पर कि अगर कोई इकोनॉमी, कोई कंट्री
फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आ जाती है, यानी उसके सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम मिल जाता है, तो उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। एग्रीगेट सप्लाई को और नहीं बढ़ाया जा सकता। इस सिचुएशन को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट को मैंने आपको दो तरह से बता दिया स्टूडेंट। पहला, a situation where all people who are able to work and willing to work at existing wage rate and get a job without any difficulty is known as full employment। और सेकंड मैंने आपको एग्रीगेट सप्लाई के बिहाफ पर बता दिया कि a situation where aggregate supply cannot be increased due to unavailability of factors of production is known as full employment। यानी एक ऐसी सिचुएशन जब एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये सिचुएशन कैसी होती है स्टूडेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट की होती है। क्लियर हो गया? अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो हम एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड में यूज करेंगे, वो है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जब हमने एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, जब हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को पढ़ा था, तो हमने वहां पर स्टडी किया था, हमने लर्न किया था कि एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग कंपोनेंट। ये फॉलोइंग कंपोनेंट कौन से फॉलोइंग कंपोनेंट थे? 4 कंपोनेंट थे। एक, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ नेट एक्सपोर्ट। आपको डिस्कस करते समय मैंने बताया था कि जब आप इन चारों जो ये एग्रीगेट कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, इन कंपोनेंट्स के चारों कंपोनेंट्स का आप सम कर लेते हैं, यानी प्लस कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड मिल जाता है। इसका मतलब अगर इन चारों कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट या 3 या चारों कंपोनेंट, 1 कंपोनेंट और मोर देन 1 कंपोनेंट अगर चेंज होता है, तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर इन कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट या मोर देन 1 कंपोनेंट इंक्रीज होता है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इन कंपोनेंट्स में से 1 और मोर देन 1 कंपोनेंट डिक्रीज होता है, तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ हम लोग एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए वही यहाँ लिखा है, सो इफ 1 और मोर देन 1 अबव कंपोनेंट, इन कंपोनेंट्स में से 1 और मोर देन 1 कंपोनेंट आर चेंज्ड, एडी आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली अबव कंपोनेंट, यानी एडी भी अबव कंपोनेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हाउस होल्ड का कंजम्पशन है या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम सब इंडिविजुअल या हाउस होल्ड्स में आते हैं, तो हम लोगों का कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट? इनकम को। ठीक है, इनकम पर। ठीक है, इनकम में 2 तरह की इनकम आपको बताई गई थी। इनकम यानी हमारी फैक्टर इनकम, जो हमारे प्रोडक्शन पार्टिसिपेशन के बदले में हमें पेमेंट मिलता है। दूसरा आपको बताया था ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम जो हमें गवर्नमेंट से विदाउट एनी सर्विस के मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र इनकम। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी? टोटल इनकम। और ये टोटल इनकम जो है हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, यानी जो हाउस होल्ड हैं उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इम्पैक्ट करती है। दूसरा स्टूडेंट्स, इनकम के अलावा एक एलिमेंट और भी है
जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, एक एलिमेंट और भी है जो हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। वो क्या है? क्रेडिट अवेलेबिलिटी। क्रेडिट मीन्स लोन्स और बोरोइंग। ठीक है, लोन्स और बोरोइंग। अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, लोन बहुत सस्ते मिल रहे हैं या बोरोइंग बहुत सस्ती हो रही हैं, तो क्या करेगी पब्लिक? ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी तो क्या करेगी? अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। और अगर ये क्रेडिट अवेलेबिलिटी महंगी हो जाए, एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई बैंक कहता है कि हम आपसे ओनली 1% पर एनम इंटरेस्ट लेंगे, तो जिन लोगों की ज़रूरत नहीं होगी वो भी इतना सस्ता लोन लेने का प्रयास करेंगे और लोन लेकर अपने कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर कोई बैंक कहता है कि हम आपको लोन देंगे लेकिन बदले में हम 50% इंटरेस्ट पर एनम लेंगे, तो कोई लोन लेगा क्या? कोई बोरोइंग करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये इतने महंगे हो जाएंगे कि लोगों की जो मेंटालिटी है उसको उस पर कंट्रोल लगाएंगे। इसलिए जब क्रेडिट अवेलेबिलिटी सस्ती और अच्छी होती है तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा बोरोइंग करते हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत महंगी है, ठीक है, या क्रेडिट अवेलेबिलिटी इजी नहीं है, तो लोग कम लोन लेंगे, कम बारो करेंगे, जिससे क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी। क्लियर है? तो अगर एग्रीगेट डिमांड को घटाना हो, कम करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों के पास जो इनकम है उस इनकम को कम करना पड़ेगा, या लोगों के पास जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उस क्रेडिट अवेलेबिलिटी को घटाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक एग्रीगेट डिमांड क्या होगी स्टूडेंट? घट जाएगी। और अगर हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो हम किसी तरह से लोगों की इनकम को बढ़ाएंगे, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को ईजी करेंगे, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लें, लोन लें और अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करें, जिससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो हाउस होल्ड्स के कंजम्पशन को अफेक्ट करने वाले दो कंपोनेंट कौन से हैं? एक इनकम, दूसरा क्रेडिट अवेलेबिलिटी। ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये लो इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? आपको बताया था, प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसे हम एंटरप्रेन्योर करते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर ज़्यादातर क्या करते हैं? कैपिटल को वारो करते हैं, कैपिटल को परचेज करते हैं, रेंट पर लेते हैं, उसको बदले में पेमेंट क्या करते हैं? जो भी पेमेंट करते हैं कैपिटल के ऑनर को, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जितना कम होगा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट उतना ही कम होगा। यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना होगा, और इन्वेस्टमेंट को घटाना है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको बढ़ाना होगा। ठीक। चौथा कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेशली इसमें हम बात करेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट्स की। और फोर्थ क्या है? नेट एक्सपोर्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चार कंपोनेंट हैं जो एग्रीगेट डिमांड को डिसाइड करते हैं। क्लियर? तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, पहला फुल एम्प्लॉयमेंट का और दूसरा एग्रीगेट डिमांड का। यही दोनों कॉन्सेप्ट हम यूज करके प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड को स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट वो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है। तो आप अगर इस डायग्राम को स्टूडेंट देखें तो इस डायग्राम को देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि
इस डायग्राम को आप चाहें तो जो हम लोगों ने AD इज इक्वल टू AS अप्रोच में जो डायग्राम बनाया, ये वही डायग्राम है, ठीक है। या हम कह सकते हैं हमने जो फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट में आपको जो डायग्राम बताया, ये वही डायग्राम है। अंतर क्या है इसमें, जब हमने AD इज इक्वल टू AS का डायग्राम बनाया था तो उसमें जो ये AD दिख रहा है ग्रीन इंक से AD2, ये कर्व उसमें यूज नहीं किया था। या फुल एम्प्लॉयमेंट का जो डायग्राम हम लोगों ने सीखा था उसमें भी AD2 का यूज नहीं हुआ था। बस हमने इसमें डायग्राम में क्या किया है, AD2 डायग्राम को शिफ्ट करके ऊपर की ओर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो पहले हम इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद आप एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको अपने आप इजी क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशन डायग्राम बनाइए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट को हम दिखाएंगे, ठीक है, और ये AD ही होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डायग्राम में एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कीजिए जिसे हम इनकम लाइन या फिर एग्रीगेट सप्लाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट्स, आप एग्रीगेट डिमांड कर्व इसमें ड्रॉ कीजिए। ये क्या हो गया आपका, एग्रीगेट डिमांड हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। अदर कलर से ले लेते हैं इसको, ये पॉइंट है E, ठीक है। ये जो पॉइंट है E पॉइंट मान लीजिए इसको, ठीक है। इस पॉइंट पर AD इज इक्वल टू AS है, तो यही पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम इनकम लेवल का पॉइंट होगा। क्लियर। अब हम मान लेते हैं यहीं पर कि यहाँ से जो OY इनकम डिसाइड हुई है, OY जो लेवल ऑफ इनकम डिसाइड हुआ है स्टूडेंट, ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, बाई F है, यानी F मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट, Y मीन्स इनकम, इसीलिए यहाँ लिखा क्या है, बाई F लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब इनकम को या प्रोडक्शन को या एम्प्लॉयमेंट को, तीनों एक ही चीज हैं, इनको इस लेवल के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं हैं। लेकिन यहां तक तो स्टूडेंट्स हम इस डायग्राम को बहुत अच्छे से सीख चुके थे। अब कहानी स्टार्ट होती है कि ये AD2 कहां से आता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इस स्टूडेंट्स, इस AD2 को मैंने आपको बताया था कि जो AD है वो 4 कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। एक प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PCE, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा नेट एक्सपोर्ट। इन चारों पर डिपेंड करती है। अब हम मानते हैं क्योंकि हमें जो बाई F मिला, प्रोडक्शन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी एग्रीगेट सप्लाई को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन इन चारों कंपोनेंट की वजह से मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाए तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा ना उसका, और कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। या मान लीजिए किसी पर्सन का इन्वेस्टमेंट किसी पर्सन ने नया इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। या गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को ट्रांसफर पेमेंट दे दिए तो क्या होगा, उसे एडिशनल इनकम मिलेगी और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकता है। इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन इन चारों कंपोनेंट की वजह से एग्रीगेट डिमांड
फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के बाद भी बढ़ सकती है। ठीक है, मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। और जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो जो एडी बना हुआ है हमारा, इसके पैरेलल ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए वो कर्व ये है, तो ये कर्व क्या होगा, AD2 होगा। यानी लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद स्टूडेंट AS नहीं बढ़ सकता, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या नेट एक्सपोर्ट किसी में से एक में या सभी में इंक्रीजमेंट होना चाहिए, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हो सकता है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपको फैक्टर्स चाहिए होंगे, प्रोडक्शन फैक्टर चाहिए होंगे, जो कि अवेलेबल नहीं होते, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सिचुएशन को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसके बाद इनकम तो नहीं बढ़ सकती, एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकती, लेकिन AD बढ़ के कितना हो गया, AD से AD2 हो गया। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई कितनी होगी, एग्रीगेट सप्लाई कितना होगा स्टूडेंट, O/F के बराबर होगा, O/F के बराबर होगा। जबकि एग्रीगेट डिमांड कितना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, इसी लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी ये सिचुएशन आपको जो क्रिएट हुई है फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर, वो क्या सब क्रिएट हुई है, अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर AD इज ग्रेटर देन AS है, AD इज ग्रेटर देन AS है। ठीक है, अब अगर हमारे पास फैक्टर बचे होते तो हम एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करके AD इज इक्वल टू AS के बराबर कर देते, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट, जो बढ़ी हुई एग्रीगेट डिमांड है उसको सप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, माइक्रो में मैंने आपको बताया था कि जब भी D ग्रेटर देन, यानी डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होती है, तो क्या होता है स्टूडेंट, प्राइस इंक्रीज होने लगता है। वही सेम सिचुएशन यहाँ होगी, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी में क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज करने लगेगा, कीमत स्तर बढ़ने लगेगा। और जब भी इकोनॉमी में स्टूडेंट्स प्राइस लेवल इंक्रीज करता है तो इस इंक्रीजमेंट को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, इस इंक्रीमेंट इन प्राइस लेवल को इन्फ्लेशन कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। हिंदी में इन्फ्लेशन को स्टूडेंट मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है, ये एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी। और ये इन्फ्लेशन क्यों क्रिएट हुई है, क्योंकि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर AD और AS के बीच एक गैप क्रिएट हुआ है, एक गैप क्रिएट हुआ है। इस गैप की वजह से ही इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई है या इन्फ्लेशन क्रिएट हुई है। इसीलिए स्टूडेंट इस गैप को, किस गैप को, जो ये वाला गैप आपको दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये वाला,
ये दिख रहा है, पॉइंट ई से ए डी तक ये जो गैप है, इसी गैप को हम क्या कहते हैं, एक्सिस डिमांड कहते हैं या इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर आप देखें इस प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहें तो आप देखेंगे, प्रॉब्लम आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सिस डिमांड, तो एक्सिस डिमांड क्या है? एक्सिस डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। देखिए एग्रीगेट सप्लाई यहाँ तक है और जबकि एग्रीगेट डिमांड यहाँ है, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है कहाँ पर? लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पर। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? एक्सिस डिमांड कहेंगे। और जो एक्सिस डिमांड की सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में जो ये गैप बना है, इस गैप की वजह से इकोनॉमी में कीमतें बढ़ रही हैं, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये इन्फ्लेशन इस गैप की वजह से क्रिएट हुआ, इसीलिए इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप भी बोला जाता है। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो सारी की सारी यहाँ लिखी हुई हैं और वही सेम डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। और यहाँ देखिए जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया वो लिखा हुआ है कि एक्सिस डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस डिमांड कहते हैं स्टूडेंट। और ये एक्सिस डिमांड मैंने अभी आपको बताया कि इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है। तो यहाँ देखिए लिखा है एक्सिस डिमांड गिव्स राइज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल को राइज करता है बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट increase, aggregate supply cannot increase after full employment, so a gap create between AD and AS which leads price rising in the economy and this gap is also known as inflationary gap। ओके, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। अगर स्टूडेंट आप प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड को अच्छे से सीख गए हैं, उसका डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया है, तो प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ एक्सेस डिमांड में क्या हुआ था, जो हमारा लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट था ये बाई एफ जो था, इसके बाद किसी रीजन से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गया, और जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, ये AD2 हो गया। तो देखिए यहाँ सप्लाई तो ये है, ठीक है, सप्लाई हमारा ये था, जबकि डिमांड कितना हो गया, यहाँ पर हो गया। तो देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई हो गया, जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हुआ, जिस गैप ने प्राइस राइजिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट किया। इसीलिए हमने इस सिचुएशन को एक्सिस डिमांड कहा और इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहा। ठीक है, डिफिशिएंट डिमांड में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो किसी रीजन से फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर घट जाती है। एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा था, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर बढ़ जाती थी। और डिफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, डिफिशिएंट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर घट जाएगी। ठीक है, तो इसके भी देखिए डायग्राम को पहले समझते हैं। मान लीजिए ये इनकम लाइन है, यहाँ हमारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है, ठीक है, और
साथ ही साथ ये एग्रीगेट डिमांड, और जहाँ पर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं स्टूडेंट, वहीं पर हमें क्या मिल गया, बाई एफ मिल गया, यानी लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम मिल गया। अभी मैंने आपको कहा था कि डिफिशिएंट डिमांड में या कोई ऐसी सिचुएशन जो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं उनमें से किसी एक कंपोनेंट को या एक से अधिक कंपोनेंट को डिक्रीज करता है, तो एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन क्या होगी स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व के पैरेलल नीचे की ओर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक नया एग्रीगेट डिमांड कर्व हमें मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे, AD2 कहेंगे। तो देखिए लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पर, लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट सप्लाई का लेवल क्या है, O/F के बराबर है, O/F के बराबर है, जबकि एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ, यहाँ पर घट गया, कहाँ पर आ गया, इसके बराबर आ गया। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ AD इज लेस देन AS है, AS हो गया, यानी डिमांड कैसी, जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा, जितना सप्लाई हो रहा है उतनी डिमांड नहीं हो रही है, यानी ये सिचुएशन क्या हो गई, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड हो गई, यानी डिमांड उतनी नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए। क्लियर है। अब AD इज लेस देन AS की वजह से देखिए AS और AD के बीच, AS और AD के बीच स्टूडेंट एक गैप क्रिएट हुआ है, AD और AS के बीच एक गैप क्रिएट हुआ है, और एक गैप हमें बताता है कि इस फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर AD इज लेस देन AS है, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो क्या होगा, प्राइसेस में कमी आती है, यानी इकोनॉमी में प्राइस लेवल क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। और इकोनॉमी में जब वस्तुओं की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस डिक्रीज होने लगते हैं, प्राइस लेवल डिक्रीज होने लगता है स्टूडेंट, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे डिफ्लेशन कहा जाता है, डिफ्लेशन कहा जाता है। जब प्राइस लेवल बढ़ रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो रही थी, उस सिचुएशन को स्टूडेंट हमने क्या कहा था, इन्फ्लेशन कहा था। और जब गुड्स और सर्विसेज सस्ती होने लगती हैं, गुड प्राइस लेवल डिक्रीज होने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिफ्लेशन कहते हैं। तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर AD और AS के बीच एक गैप क्रिएट हुआ है, जहां पर AD इज लेस देन AS है, इसकी वजह से प्राइस लेवल क्या होगा, वस्तुओं और सेवाएं क्या होंगी, सस्ती होने लगेंगी, कमी, उनकी कीमतों में कमी आने लगेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। और ये डिफ्लेशन किसकी वजह से क्रिएट हुआ, इस गैप की वजह से क्रिएट हुआ, इसीलिए स्टूडेंट AD और AS के इस गैप को डिफ्लेशनरी गैप कहा जाता है। ठीक है। एक्सिस डिमांड में इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, क्योंकि कीमतें और प्राइस लेवल वहां बढ़ता है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इसलिए उस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। डिफिशिएंट डिमांड में इस गैप की वजह से गुड्स और सर्विसेज सस्ती होती हैं, प्राइस लेवल गिरता है, जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, इसलिए इस गैप को डिफ्लेशनरी गैप कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका भी यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। डिफिशिएंट डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लेवल पर जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। और ये गैप जो है, ये प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, देखिए यहाँ पर ये गैप हो गया था स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया, एग्रीगेट डिमांड नीचे की ओर शिफ्ट हो गया,
तो ये गैप जो आया एडी और एएस के बीच, इसी को हम डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं और इसी को डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, डिफिशिएंट डिमांड लीड्स मोर एग्रीगेट सप्लाई एज कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड, यानी जो डिफिशिएंट डिमांड है ये क्या बताएगी कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, विच क्रिएट अ गैप बिटवीन एडी एंड एएस, जिसकी वजह से एडी और एएस के बीच में एक गैप क्रिएट होगा, एंड दिस गैप रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल लिख लेना, रिस्पॉन्स लिख के रह गया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन प्राइस लेवल, और डिक्रीज इन प्राइस लेवल क्या कहलाता है, डिफ्लेशन कहलाता है। इसलिए ये जो गैप है इस गैप को क्या कहा जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप कहा जाएगा। सो इट इज आल्सो नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। इजी है, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, एक बार में समझ नहीं आता तो सेकेंड टाइम इस वीडियो को देखिए, बहुत इजी है, आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप वॉच करिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उनको सीखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम मिलेंगे और वहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड, यानी एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।